हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम एक बिज़नेस केस स्टडी के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। 1960 के अराउंड इंडिया में दूध की कमी होती थी। हम दूध के लिए दूसरी कंट्री पर डिपेंड करते थे। हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होता था और जैसे जैसे टाइम जाते गया, अमूल के वाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति के कैंपेन के बाद इंडिया इतना दूध प्रोड्यूस करने लगा कि ना सिर्फ इंडिया की जो ज़रूरत है वो पूरी हो रही है, बल्कि इसके सामने इंडिया और कंट्री में भी मिल्क एक्सपोर्ट कर रहा है, या यूँ समझ लीजिए कि सबसे बड़े एक्सपोर्टर में से एक बन गया। उसी दौरान काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स, डेयरी, जहाँ पर इतने बड़े बड़े जायंट्स, अमूल जैसे कॉरपोरेट्स और भी बड़े बड़े डेयरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे मार्केट में, वहाँ पर उसी वक्त जैसे कि 90 के डेकेड्स में साउथ इंडिया में सतीश कुमार नाम का एक बंदा अपने पिताजी का फेलियर बिजनेस, जो बिज़नेस फेल होते जा रहा था, उसको ज्वाइन किया, जो कि एक दूध का बिज़नेस था। और दूध का बिज़नेस इसीलिए फेल हो रहा था क्योंकि उसमें एक बेसिक प्रॉब्लम यह आ रही थी कि उसमें मार्जिन, वो अगर 1 लीटर दूध बेचते थे तो उसके पीछे उनको करीब 50 पैसे से लेके 1 रुपये तक का मार्जिन मिलता था, जो मार्जिन बहुत ही कम होता था, जो अराउंड 4 से 5% है। तो वो बिज़नेस को उन्होंने देखा वो लॉस में जा रहा है और इतने बड़े मार्केट में एक ये स्टेबल, एक छोटी सी मार्केट में रह गए थे। उस वक्त सतीश कुमार के पास ना तो पैसा था, ना कोई ब्रांड थी, ना उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग था, और बावजूद इसके उन्होंने बहुत बड़ी एक डेयरी प्रोडक्ट्स की कंपनी बना दी। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे कि सतीश कुमार को क्या क्या चैलेंजेस आए, उन्होंने कैसे उसको ओवरकम किया और कैसे एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी मिल्की मिस्ट नाम की। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो एक यही आ रहा था सतीश कुमार को कि एक तो ये बड़ी छोटी मार्केट में स्टैंड कर रहे थे, प्लस उनका जो प्रॉफिट मार्जिन था वो भी बहुत कम था, करीब 4 से 5%, और जो दूध होता था उसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत कम होती थी, 1 या 2 दिन। तो जैसे ही वो गाय भैंस से दूध निकाल के उन्हें विदिन 10 आवर्स उन्हें डेयरी या कंज्यूमर तक प्रोसेस करके पहुंचाना होता था। तो अगर ये नहीं हो पाता है तो दूध ख़राब हो जाता था, उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होती थी, 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं हो पाता था। तो इसके चलते काफ़ी उनको लॉस भी फेस करना पड़ता था और कई बार नो प्रॉफिट नो लॉस, या कई बार लॉस में भी बिजनेस करना पड़ता था। इस वजह से वो इस काम को आगे ग्रो नहीं कर पाए। थोड़ी सी यहाँ हम बात करते हैं उनके स्ट्रगल की कि क्या क्या उनको स्ट्रगल फेस करना पड़ा इन सब चीज़ों में। स्ट्रगल में उनके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो चैलेंज था कि जो दूध में मार्जिन नहीं है और उसकी शेल्फ लाइफ नहीं है, इसके अलावा सतीश कुमार कोई ऐसे फैमिली से भी नहीं आते थे जहाँ वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, तो उनके पास पैसा नहीं है, ना उनके पास कोई इन्वेस्टर है, ना उनके पास कोई लोन मिल रही है, ना उनके पास कोई ब्रांड है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके थ्रू वो इससे आगे जा सकते हैं। सबसे बड़ी स्ट्रगल ही इनकी ये थी, यहाँ पर इनको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। अमूमन अगर कोई मार्केट में किसी चीज़ को आगे ले जाना है, अगर उस प्रोडक्ट में दम है, तो अपने आप उसे इन्वेस्टर मिल जाते हैं, बैंक लोन दे देता है, और भी कई सारी फैसिलिटी मिलती है, गवर्नमेंट ग्रांट्स मिल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से सतीश कुमार को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। इनफैक्ट ये सपोर्ट, ये हेल्प मिल ही नहीं पा रही थी। तो इस चीज़ को समझकर उन्होंने देखा कि ये एक प्रॉब्लम है, ये बिज़नेस नहीं बढ़ा पाएगा, ये सारी स्ट्रगल है, इसमें हम ऐसा क्या करें कि जिससे ये आगे बढ़े। इनको ये चीज़ समझ आ गई यहाँ पर। तो पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट अगर वो एक बेसिक फॉर्म में है, जब तक प्रोडक्ट या सर्विस वो एक बेसिक स्टेज पर है, जब तक हम उसको कोई वैल्यू ऐड नहीं करते, उसकी प्राइस, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ती। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर आपको देता हूँ। जैसे कि एक कोकोनट है, ड्राई कोकोनट आप समझ लीजिए, ठीक है। उसमें से आप पानी निकाल दो, या वो ड्राई कोकोनट करीब 10 रुपये का आपको एक वेंडर के पास से मिल जाएगा। उसको आप बेचोगे 15 रुपये में या 12 रुपये में, मान लीजिए 12 रुपये में आप बेच रहे हो, तो वो जो है 2 रुपया आपका 20% आपकी मार्जिन बन जाती है यहाँ पर। लेकिन अगर इसी नारियल को अलग कर देते तो उसका जो कोकोनट वाटर है वो एक अलग वैल्यू रखता है, फिर वो जो कोकोनट है वो
उसके अंदर से कोकोनट ऑयल बनाएंगे तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। जो मतलब 15 रुपये की चीज़ बिक रही है वो शायद 50 से 60 रुपये में बिकना लगे उससे प्रोसेस करने के बाद। फिर वो जो ड्राई कोकोनट बच जाता है उससे कोई मिठाई बनेगी जो और कॉस्टली बिकेगी। जो वो नारियल का शेल होता है ऊपर DIY और ऐसे करके उनका डेकोर की आइटम बन जाती है तो उसकी वैल्यू एक और ऐड हो जाती है। अब आप थोड़ा सोचें कि 10 रुपये का नारियल को वैल्यू ऐड कर दिया तो वो करीब 60, 70, 80 या 100 रुपये तक जाता है। वैल्यू ऐड हो गए तो उसकी सारी कैलकुलेशन ही चेंज हो गई। बस इसी फिलॉसफी को सतीश कुमार ने अपने बिजनेस में अप्लाई किया। उन्होंने ये समझ में आ गया कि दूध का बिजनेस हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई वैसी फैसिलिटी और टेक्नोलॉजी नहीं है और मार्केट में बड़े बड़े जायंट बैठे हैं जिनके सामने हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने दूध में वैल्यू ऐड कर दी जिससे उन्होंने पनीर, चीज़, घी, आइसक्रीम ऐसी चीज़ें बनाई। तो जहाँ पर उन्हें दूध में सिर्फ 3 या 4% का मार्जिन था वहीं पर, या 5% का मार्जिन था, वहीं पर वो अगर पनीर और चीज़ बेचने लगे, बना के बेचने लगे तो वो मार्जिन उनका करीब 20% चला गया। घी में करीब 25% चला गया और आइसक्रीम में शायद उससे भी ज़्यादा। और दूसरी प्लस पॉइंट ये हो जाती थी कि इन सब की शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती थी। किसकी 2 महीने, किसी की 4 महीने, किसी की 6 महीने और किसी की 1 साल। तो वो जो एक टाइम फ्रेम मिल जाता था, आपका जो वेस्टेज है वो कम हो गया, नुकसान जो स्टॉक का नुकसान होगा वो कम हो गया। जबकि पहले सिर्फ दूध था तो दूध तो 2 दिन में ख़राब हो जाएगा तो उसकी तो जाहिर बात है बिकेगा ही नहीं, तो पैसे नहीं आएंगे और प्लस जो उसको आपने इन्वेस्ट किया है वो भी डूब जाएगा, डबल नुकसान है। तो ये चीज़ यहाँ पर हट जाती है। उन्होंने उसके प्रोडक्ट्स बनाए और हर एक की प्राइस अलग अलग, हर एक की शेल्फ लाइफ अलग अलग, तो उनके पास एक बफर टाइम है उन चीज़ों को फिर से आगे असाइन करने के लिए या अरेंज करने के लिए। तो ये इन्होंने इसमें वैल्यू ऐड कर दी प्रोडक्ट में। अब यहाँ पर हमें लगे कि ओके इन्होंने तो एक सॉल्यूशन निकाल लिया, यहाँ से तो बिज़नेस बनना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई थी, यहाँ से इनकी प्रॉब्लम और शुरू हो गई थी। क्योंकि जो दूध है वो फार्मर से लेते थे और उस टाइम पे फार्मर इतने अनअवेयर थे, वो इतने अनएजुकेट थे, उनको ज़्यादा पता नहीं होता था और इतनी क्लटर्ड मार्केट में वो 1 या 2 रुपये के मार्जिन पे भी वो कंपनी चेंज कर देते थे। जैसे कि कोई कंपनी फार्मर से 10 रुपया लीटर दूध ले रही है और कोई एक नई कंपनी आई जो बोलेगी कि हम 11 रुपया देंगे, तो वो तुरंत स्विच कर जाते थे। वो इस रिलेशनशिप का ध्यान नहीं रखते थे, करंट कंपनी को छोड़ के नई कंपनी के साथ जुड़ जाते थे क्योंकि उनको कुछ ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, उनको उस पैसे को जल्दी बनाना होता था। तो ये फार्मर का भरोसा जीतना ये बहुत बड़ा एक टास्क था उनके लिए। तो सबसे पहले तो उन्होंने इसी चीज़ पे ध्यान दिया कि फार्मर का भरोसा जीतना है, क्योंकि आज के टाइम में भी 7 से 8 लाख अगर फार्मर है जो गाय और भैंस का दूध देते हैं तो उनके पास एवरेज 2 से 3 गाय या भैंस ही होती है। तो थोड़ा आप सोचें कि ये उस टाइम पे 1995 या 4 के टाइम पे तो क्या ही हालत होगी फार्मर की। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी और इस दौरान उनकी प्रॉब्लम ये होती थी कि किसानों को, जो फार्मर है, उनको बैंक से लोन नहीं मिलता था क्योंकि बैंक को जो है वो फार्मर के एक प्रोसेस पे भरोसा नहीं होता था, क्योंकि वो डिपेंड करते थे गाय और भैंस के ऊपर। अगर किसी दिन गाय या भैंस बीमार हो जाती है तो वो दूध देना बंद करेगी, तो वहाँ पर कोई ऐसी मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है और प्लस एक अच्छा उनको खान पीन भी चाहिए, खाद पाद भी चाहिए होता है, तो वो भी नहीं था। तो ये सब प्रॉब्लम फार्मर भी फेस कर रहे थे। तो इसके लिए फार्मर का भरोसा जीतना तो बड़ा ही ज़रूरी था। तो यहाँ पर सतीश कुमार ने क्या किया कि जो उनकी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया। सबसे पहले जो पेमेंट मेथड थे वो एक वीकली बेसिस पे कर दिए कि हर हफ्ते उन्हें पैसे मिल जाए, और साथ ही साथ गवर्नमेंट से और कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूशन से मिल करके एक और सोल्यूशन लाया कि अगर किसी भी किसान की गाय भैंस बीमार होती है तो उनको वो मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड की जाए। यहाँ पर ये फार्मर की भी हेल्प कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी भी हेल्प कर रहे हैं ताकि वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी कंटिन्यूटी उसकी चलती रहे। और उस टाइम पे 1 वीक में पेमेंट कर दिया, और आज तो जैसे आपने देखा है कि डिजिटलाइजेशन हो गया है सारा कुछ, तो ऑनलाइन पेमेंट आ जाता है। तो अब बैंक्स को भी भरोसा होने लगा कि हाँ इतना पेमेंट जो है वो 1 वीक में ये
कलेक्ट करते हैं तो उसके बेसिस पे वो उनको लोन भी दे सकते हैं। ये करीब करीब इन्होंने किसान का भरोसा भी जीत लिया यहाँ पर और उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और एक प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही थी, वो था कि हर जगह से जो गाय भैंस का दूध उन्हें आता था वो एक क्वालिटी का नहीं होता था। ऑब्वियसली क्योंकि उनका जो खाद होता था, जो उन्हें खिलाया पिलाया जाता था, उसमें फ़र्क होता था। तो ये भी किसानों को इस बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो एक क्वालिटी का मिल्क नहीं आता था। लेकिन उसका प्रॉब्लम उन्हें वहीं अपने ही जगह पर मिला जहाँ से ये सारा कुछ ऑपरेट कर रहे थे। साउथ इंडिया में ही उनको सॉल्यूशन मिल गया। कावेरी नदी का जो पानी आता था उसमें से जो खाद बनती थी वो एक जैसी खाद होती थी और उसी का यूज़ करके वो हर किसान को वो फैसिलिटी उन्होंने अवेलेबल करा दी ताकि एक जैसा मिल्क उन्हें, एक क्वालिटी का मिल्क उन्हें मिलता रहे। तो इसी के साथ चलते उन्होंने फार्मर की करीब करीब सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उसके बाद अगला उनको था कि डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग उन्हें सही करनी थी। तो अगला स्टेप उन्होंने वही लिया कि उन्होंने बड़ी एक अपनी ही इन हाउस टैंकर जो मिल्क सप्लाई करते हैं, वो कोल्ड स्टोरेज, वो टैंकर, वो जीपीएस सिस्टम और टेक्नोलॉजी एनेबल कर ली अपने ही कंपनी में, ताकि जो है वो लॉजिस्टिक्स बड़ा ही जल्दी और टाइम पे हो जाए। अब यहाँ पर इनको एक चीज़ और करनी थी। ओके, ये काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर अब सेट है, लेकिन अब एक्सपांशन की ओर जाना है, बढ़ाना है। तो उन्होंने 5 स्टार होटल और बड़े बड़े कैफ़े और रेस्टोरेंट उनको अप्रोच करके वहाँ पर भेजा, क्योंकि ये इस समय की बात थी जहाँ पर साउथ इंडिया में लोग पनीर कम यूज़ करते थे, पनीर की खपत बड़ी कम थी। वो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो थोड़े से बड़ी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाते थे वही लोग खाते थे। उसके बाद जो है ग्लोबलाइजेशन का टाइम आया 90 के डेकेड में, तो जो मिडिल क्लास आदमी था वो भी अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देने लगा, क्योंकि काफ़ी सारे ग्लोबल सोर्सेज ओपन हो गए थे। तो वो सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे हैं मिडिल क्लास लोग, और अपनी खाने पीने के तौर तरीके में भी अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं। तो उसी टाइम पे साउथ इंडिया में लोग पनीर भी खाना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि उससे पहले सिर्फ अमीर लोग या कुछ ऐसे लोग ही खाते थे। अब जब एक अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया, उसमें वो अपनी भी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने लगे, तो वो वहाँ पर पनीर की खपत बढ़ने लगी। तो यहाँ पर जो वो एक अपने एक एस्टाब्लिश मार्केट में बैठ गए, जहाँ पर उनके सारे प्रोडक्ट्स की अपनी एक जड़ बन गई, कि यहाँ से वो बड़ा ही ईजी था। जो एक टाइम पहले बिल्कुल बिजनेस दूध का था, जब लॉस में चल रहा था, वो एक हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया उसी जगह पर। और यहाँ से फिर उन्होंने आगे आगे और बढ़ाया और मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ों, काफ़ी सारे जगह पर उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स पहुँचाए। क्योंकि नॉनवेज खाने वालों के लिए तो प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स थे, चिकन है, एग्स है और भी बहुत कुछ था, बट वेज वालों के लिए सिर्फ पनीर और टोफू यही ऑप्शन होता था। अगर ये चीज़ उन्होंने समझकर अपनी एक सेट मार्केट को स्टेबल कर दिया वहाँ पे, और वहाँ से आगे और उन्होंने एक्सपांड किया, हर एक सिटी में, हर एक बड़ी मेट्रो सिटी में वो पहुँच गए। और करीब करीब उन्होंने मिल्की मिस्ट में काफ़ी बड़ी प्रोडक्ट रेंज शुरू कर दी, जो कि हर घर में यूज़ होने वाली थी। कर्ड हो जाता है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, आइसक्रीम है, घी है, पनीर है, बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो यहाँ पर एक चीज़ और ये समझने वाली हो जाती है कि सतीश कुमार ने न सिर्फ अपनी फेलियर बिजनेस को रिवाइव करके अलग अलग तरीके यूज़ करके उन्होंने हर चैलेंज को फेस किया, लोगों का भरोसा जीता, वेंडर का भरोसा जीता, सप्लायर का भरोसा जीता, अपने कस्टमर का भरोसा जीता, और ऐसे करके उन्होंने हर एक चीज़ को, हर एक चैलेंज को फेस किया और उसको ओवरकम किया। अब इस केस स्टडी में मेरा क्या व्यू है ये मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है आपको ठीक लगे ना लगे, ये एक मेरा अपना ओपिनियन है, मेरी समझ है, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ तो समझने में एक दो चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं। सबसे पहले सतीश कुमार ने तो उस जगह को यूटिलाइज़ किया जहाँ पर उनका बिज़नेस फेल हो रहा था। उन्होंने समझा कि फेल क्यों हो रहा है और यहाँ पर कौन सी चीज़ है जो हम इसको मॉडिफाई करके यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि पहले दूध में फेल हो रहे थे, वहीं पर ग्लोबलाइजेशन के बाद में वही मार्केट से वो बड़ा मुनाफा कमा रहे थे, 5 स्टार होटल, और साथ ही साथ लोकल जगह पर भी उन्होंने अपने प्रोडक्ट पहुँचाए। तो कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे जो रूट्स हैं
या हमारा जो एक बेसिक फंडामेंटल है उसको कहीं ना कहीं हमें छोड़ना नहीं है। हाँ कि टाइम और बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें अपग्रेड होते रहना है, लेकिन उसे छोड़ना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम छोड़ देते हैं उसको। पिछले वीडियो में भी हमने समझा था कि कुछ हमारी जो कंफर्ट जोन या गुडविल होती है उसको छोड़ के हमें कुछ चेंजेस लाने पड़ता है ताकि प्रॉफिट बन सके। चेंजेस लाने होते हैं, बट आपको वो चीज़ नहीं छोड़नी है, वो फंडामेंटल्स नहीं छोड़ने जिसके थ्रू आपने शुरू किया है, उसी को टाइम और टेक्नोलॉजी और बिजनेस एनवायरनमेंट के चलते चेंज करते रहना है। तो वो चीज़ें वहाँ सेट हो जाती हैं। एक चीज़ तो ये हो जाती है समझने वाली। दूसरी समझ में ये आती है कि बात कि कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आपका बिज़नेस स्लो चल रहा है या नहीं चल पा रहा है, तो जो वेंडर, जो एम्प्लॉय उस टाइम पे आपके साथ में हैं और आपको बिज़नेस चलाने में मदद कर रहे हैं, आपको उनका ध्यान हमेशा रखना है। यहाँ पर सतीश कुमार ने यही किया कि किसानों की जो प्रॉब्लम थी उनको वो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम समझकर उनको सॉल्यूशन दिया। क्यों सॉल्यूशन दिया? क्योंकि उनसे ही कोर प्रोडक्ट जो है वो आ रहा है इनके पास। अगर वेंडर आपको माल देगा ही नहीं तो आप बेचोगे क्या? और अगर आपके एम्प्लॉय नहीं है, वो उस वेंडर के रॉ प्रोडक्ट को प्रोसेस करके एंड प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, तो भी आप नहीं बेच पाओगे। तो जो वेंडर है, जो आपके एम्प्लॉय है और जो आपके कस्टमर है, अमूमन लोग क्या करते हैं, कस्टमर को फोकस रखते हैं कि कस्टमर को संभालो, उनकी ज़रूरतें पूरी करो। ऑब्वियसली वो कस्टमर ही भगवान है, वही बिजनेस दे रहा है, लेकिन उसको आप तब कोई चीज़ दे सकते हो जब आपका बैकएंड सही है। वो वेंडर जो आपको माल दे रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। वो एम्प्लॉय जो इस माल को प्रोसेस करके आपको एक एंड प्रोडक्ट दे पा रहे हैं, ताकि जिससे आप कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सको, उनका भरोसा जीत सको। तो यहाँ पर सतीश कुमार ने हर एक का भरोसा जीता, उनसे एक रिलेशन बनाया, फाइनेंशियली भी और सोशली भी उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सामने ला के रखा। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि जब एक बिजनेस हाउस और गवर्नमेंट दोनों मिलके आगे आते हैं लोगों के प्रॉब्लम के लिए, तो सोसाइटी उस चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है और वो एक अच्छा बिजनेस चल जाता है और वो एक अच्छा इकोसिस्टम बन जाता है। यहाँ पर सतीश कुमार ने ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा और एक अच्छी कंपनी बनाई, और आज मिल्की मिस्ट करीब करीब मार्केट में 2000 करोड़ का रेवेन्यू शेयर जो है वो ले रही है। 2000 करोड़ की आज कंपनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो में केस स्टडी समझ आई होगी। आपका क्या इस बारे में ख्याल है, आपने क्या समझा, प्लीज़ मुझे आप कमेंट में बताइए। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू वेरी मच।